Hello guys, this is Farhan. Welcome back to Blade Learner K12. So today we are going to continue class 10 physics chapter is electricity and this is the second part of this chapter. इससे पहले पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप किए थे, जिनमें थे हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ के बारे में हम लोगों ने जाना था। उसके बाद रेसिस्टेंस हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा था, रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, किन किन फैक्टर्स पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, और ग्राफ देखे थे वोल्टेज करंट के बीच में, और रेसिस्टिविटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। पहला हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, सीरीज में और पैरेलल में देखेंगे कि रेसिस्टेंस किस तरह से जुड़ते हैं विथ डेरिवेशन, डेरिवेशन के साथ देखेंगे। एंड द सेकेंड टॉपिक इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है, सो विदाउट एनी नो आवर फर्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। मतलब क्या हुआ इस टॉपिक का? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस मींस होता है कि रेसिस्टेंस किस किस तरह से जुड़े जा सकते हैं। एक सर्किट में दो तरह से जोड़े जा सकते हैं, पहला हमारा सीरीज, दूसरा हमारा पैरेलल। देखते हैं सीरीज में कैसे जुड़ेगा रेसिस्टेंस और पैरेलल में कैसे जुड़ेगा। पहला हमारा ये देखिए, रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें देख सकते हैं सारे रेसिस्टर्स जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये हमारा R1 है, R2 है, R3, R4 है। सीरीज में जुड़ने का क्या मतलब हुआ? सीरीज में जुड़ने का मतलब हुआ कि कोई भी ब्रेक नहीं होगा बीच में, सब एक साथ रहेंगे, इंडिविजुअली नहीं होंगे। वही दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसमें देखते हैं हम लोग कि किस तरह से चार रेसिस्टेंस है, R1, R2, R3, R4, चारों अलग अलग हैं। ये देखिए R1 अलग है, R2 अलग है, R3 अलग है और R4 अलग है। यहाँ ये चारों अलग अलग हैं और ये यहाँ चारों एक साथ हैं। बस सीरीज का मतलब यही हो गया, एक साथ रहना विदाउट ब्रेकिंग, और पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग रहना इंडिविजुअली। आई होप आप लोगों का ये टॉपिक कवर अप हुआ होगा कि सीरीज में और पैरेलल में कैसे रेसिस्टेंस जुड़ता है। ठीक है, सुनो रेसिस्टेंसेस इन सीरीज। अब हम जानेंगे कि रेसिस्टेंस इन सीरीज के बारे में, कि कैसे इसमें रेसिस्टेंस का क्या क्या रोल होता है और कैसे रेसिस्टेंस इसमें जुड़ते हैं और कितनी वैल्यू कितने के इक्वल होते हैं, वो सारे चीज हम लोग इस टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा? द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। मतलब क्या हुआ कि अगर जितने भी रेसिस्टेंस है सीरीज में, उन सबको अगर इंडिविजुअली पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे, वो किसके इक्वल होगा? तो सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। मतलब इंडिविजुअल रेसिस्टेंस मतलब क्या? यहाँ पर रेसिस्टेंसेज है, रेसिस्टेंस नहीं है, रेसिस्टेंसेज है। मतलब एक से ज्यादा रेसिस्टेंस रहेंगे उस टाइम के लिए ये बात कही जा रही है। तो उस टाइम में क्या होगा? सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेज हो जाएंगे। मतलब जितने भी रेसिस्टेंस रहेंगे सबका अगर इंडिविजुअली अगर हम समेशन करेंगे तो वो ओवरऑल रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट होंगे। आपका इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ज्यादा क्लियर होगा। R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एक बेसिक सर्किट डायग्राम बनाएंगे अगर हम लोग, देखेंगे इसमें अगर तीन सर्किट ये रेसिस्टर लगाते हैं, 1 2 और 3 अगर हम लोगों ने लगा दिया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो जाएगा। ठीक है, ये वोल्टेज पूरा ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसमें देखेंगे कि ओवरऑल रेसिस्टेंस अगर हम इस पूरे सर्किट में अगर हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू I। तो ये R क्या हो गया? ये R जो है यहाँ से निकला और यहाँ से जो फ्लो होगा R, इसमें R जो जाएगा टोटल ओवरऑल R, वो किसके इंडिविजुअल होगा? ये R1 प्लस R2 प्लस R3 के। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तीनों रेसिस्टर जो है सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, और सीरीज में क्या होता है कि जितने भी रेसिस्टर कनेक्ट होते हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअली अगर सबका हम सम करेंगे तो वो ओवरऑल रेसिस्टेंस जो है उसके इक्विवेलेंट होगा। यही एक्सप्रेशन हमें ये चीज बताता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा काफी अच्छे से। सुनो, मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिजल्टेंट रेसिस्टेंसेस ऑफ टू रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? कि दो रेसिस्टर अगर हम लोग लेते हैं जिसे हम सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो उसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आप बता दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले देखा, लेकिन वो डेरिवेशन है। ठीक है, वो हम लोग अभी फॉर्मूले को उसको ड्राइव करेंगे। और याद रख लें ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, इससे कंपलसरी सीबीएसई से क्वेश्चन आता ही आता है। या तो आपको सीरीज में दे देगा, नहीं तो आपको पैरेलल में दे देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल पैरेलल की बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग डेरिवेशन किसका देखेंगे? सीरीज का देखेंगे। सबसे पहले एक बेसिक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, दो रेसिस्टर यहाँ दो ले रहे हैं। ठीक है, दो ले रहे हैं इसलिए दो ही रेसिस्टर हम लोग इसमें कनेक्ट करेंगे। पहला हमारा पॉजिटिव निगेटिव R1 R2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये ओवरऑल करंट हो जाएगा, यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ वोल्टेज हो जाएगा V1 एंड दिस इज V2। अब आप लोग बोलोगे कि ये V1 V2 क्या है?
तो आप लोग एक पॉइंट याद रख लीजिए कि सीरीज में हमेशा वोल्टेज क्या होता है, हमारा शेयर हो जाता है, ठीक है। सीरीज में हमेशा वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए करंट सेम रहेगा, करंट यहाँ पर सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज हमारा शेयर हो जाता है। इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ ओवरऑल वोल्टेज बैटरी का V है और यहाँ V1 और V2 हो जाएगा, ठीक है। आइए डेरिवेशन अब देखते हैं। R1 को अगर हम लोग V1 R1 में जा रहा वोल्टेज, R2 में अगर हमारा V2 जा रहा वोल्टेज, ठीक है। अगर हम लोग ओवरऑल वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, है कि नहीं। क्योंकि यही वोल्टेज, ये V जो है यही वोल्टेज ना आपस में शेयर हो रहा है V1 में और V2 में। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ये हमारा एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा। अब अगर हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं पूरे सर्किट में, ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया तो हम लोग अप्लाई भी करेंगे उसे, ठीक है। सिर्फ पढ़ लेना ही नहीं है, उसे अप्लाई भी करने आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अगर ओम्स लॉ इसमें अप्लाई करते हैं पूरे सर्किट के लिए, तो V इक्वल्स टू IR हम लोग लिख देंगे, ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन 2, ठीक है। अब अगर हम लोग सिर्फ ओम्स लॉ जो है, अगर हम लोग सिर्फ इतने R1 में लगाते हैं, ये इस जो R1 है इसमें अगर हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं, तो इसमें कैसे लगाएंगे, V इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, V इक्वल्स टू V नहीं लिखेंगे यहाँ पे, V1 लिखेंगे, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे V1 जा रहा है, ठीक है। V1 इक्वल्स टू I क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि करंट सेम है, इंटू R1, ठीक है। अगर इसे हम एक्सप्रेशन 3 मान लेते हैं एज इट इज, अगर हम लोग R2 में भी अगर लगाते हैं ओम्स लॉ तो क्या लिखेंगे, V2 इक्वल्स टू I क्रॉस R2, ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ V की वैल्यू मिल गई है, V1 की मिल गई, V2 की मिल गई, तो हम लोग अब वैल्यू इसमें डालेंगे, इक्वेशन 2 3 एंड 4, ये तीनों की वैल्यू जो है V1 V2 V और V की, ये तीनों की वैल्यू हम लोग किस में डालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR, V1 हमारा कितना है IR1 प्लस V2 हमारा कितना IR2, ठीक है। इधर अगर हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, इधर I कॉमन निकालते हैं, 7th क्लास में फैक्टराइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। की कॉमन कैसे निकालते हैं, तो I से I इधर कटेगा, तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। अब हम लोग समझ गए कि कहाँ से ये चीज़ मतलब कैसे इक्वल होती है सीरीज में, कि ओवरऑल जो रेसिस्टेंस है हमारा, ओवरऑल रेसिस्टेंस वो इंडिविजुअली जितना रेसिस्टर है उसके सम के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। ये डेरिवेशन हम लोगों ने देख लिया। आप लोग इसका बेसिक अगर आप लोग देख लेंगे तो यहाँ आपको 2 दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है कोई 2, यहाँ पे आपको 3 4 5 जितना भी लेना आपके मन के हिसाब से, लेकिन डेरिवेशन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्टेप लेना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 2 ही हम लोग कंसिडर करके लेते हैं, और एग्जाम में भी 2 ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि ये इतना लिखने से मार्क्स मिल जाएंगे, तो नहीं, मार्क्स मिलेंगे, लेकिन 5 मार्क्स का अगर रहेगा तो आप लोग को मे भी 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्यों डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर मैंने सेंटेंस छोड़े हैं, जैसे यहाँ पर अप्लाई ओम्स लॉ हो जाएगा, फिर अगेन अप्लाई ओम्स लॉ इन सर्किट R1, अप्लाई ओम्स लॉ इन सर्किट R2, फिर ये जितने भी है हर जगह मैंने सेंटेंस छोड़े हैं। अगर आप लोगों को सेंटेंस चाहिए तो टेलीग्राम से जाके आप लोग ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए और वहां से नोट्स ले लीजिए, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स लिखे हैं वहां पर, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेसिस्टेंसेज इन पैरेलल। अब हम लोगों ने अभी सीरीज में पढ़ा कि सीरीज में कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग पैरेलल में पढ़ेंगे कि पैरेलल में कैसे होता है रेसिस्टेंस जुड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेज, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, सेम एज इट इज है कंसेप्ट, जैसे सीरीज में लगाते थे वैसे यहाँ पैरेलल में लगा रहे हैं, बस यहाँ एक वर्ड आ गया हमें, क्या, रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल एक नया वर्ड आ गया। रेसिप्रोकल आप लोगों को पता है 1 अपॉन समथिंग, यहाँ समथिंग क्या हमारा रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है रेसिस्टेंसेज इन पैरेलल, की जितना भी कंबाइंड रेसिस्टेंस है, ओवरऑल रेसिस्टेंस जो पैरेलल में अगर कनेक्ट है, तो ओवरऑल रेसिस्टेंस हमारा R है, उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन R, वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, हमारा इंडिविजुअली रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। आई देखते हैं हम लोग, आइए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, 1/R, ठीक है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3,
प्लस डॉट 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 टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इंडिविजुअली रेसिस्टेंस कितना हमारा, एक है, दो है, तीन है, तीन रेसिस्टर हमारा है, R1 R2 R3, तीनों का रेसिप्रोकल क्या बोला, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअली रेसिस्टेंसेस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेसिस्टेंस। कंबाइंड का हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कंबाइंड के लिए, ओवरऑल रेसिस्टेंस, तो ओवरऑल हमारा R है और 1/R इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का रेसिस्टेंस इन पैरेलल वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा डाउट इसका। ठीक है, अब आते हैं इसके डेरिवेशन पर। ठीक है, तो क्या है, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। सेम यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, दो रेसिस्टर लिए हैं। ठीक है, दो लिए और वो किस में लिया है, इस बार हम लोगों ने पैरेलल में लिया है। ठीक है, तो आइए डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक बेसिक सर्किट डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर देखिए पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, पैरेलल में हमेशा इसी तरह से कनेक्ट होंगे। देखिए ये हो गया प्लस माइनस V, यहाँ हो जाएगा करंट I, यहाँ भी करंट I ही होगा, ये R1 है अगर, और ये R2 है। ठीक है, अब यहाँ पर I1 हो जाएगा और यहाँ पर I2 हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि भैया ये I1 और I2 क्या है फरहान भाई, I1 और I2 क्या है, I1 I2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कि करंट हमारा यहाँ पर शेयर हो रहा है। ठीक है, इसमें करंट शेयर होता है, ये बात याद रख लें कि इसमें करंट जो है शेयर होते हैं। ठीक है, पैरेलल में जो है करंट हमेशा शेयर होता है, वोल्टेज किस में शेयर होता था, सीरीज में, पैरेलल में हमेशा करंट शेयर होगा। ठीक है, तो आइए अब ये करंट जो शेयर हुआ, तो ये देखिए यहाँ से आई गया, आई यहाँ पर भी आया, यहाँ पर आके दो पार्ट में करंट डिवाइड हो गया I1 और I2 में, फिर भी यहाँ पर भी I1 है, यहाँ पर भी I2 है। ठीक है, I1 I2 यहाँ पर भी है, फिर जैसे बाहर निकलेगा ये I ही लेकर निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ना I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, अगर हमें इसे एक्सप्रेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब ओम्स लॉ पढ़ा तो अप्लाई तो करेंगे ही इस भी सर्किट डायग्राम में भी। तो अगर हम लोग इस पूरे सर्किट इसमें अगर हम लोग ओम्स लॉ अगर आई के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू V बाई आर लिखेंगे हम लोग ऑब्वियसली, अगर इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सेम काम करेंगे जैसे सीरीज में किया था, अब R1 में लगाएंगे ओम्स लॉ, I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 हो जाएगा, हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। फिर सेम हम लोग R2 में भी लगाएंगे ओम्स लॉ, तो I2 क्या हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू V अपॉन में R2 हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब हमें I की वैल्यू मिल गई है, I1 की वैल्यू मिल गई है, I2 की वैल्यू मिल गई है, तो अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब हमें I की वैल्यू मिल गई है, I1 की वैल्यू मिल गई है, I2 की वैल्यू मिल गई है, तो अब हम लोग इस सारी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में डालेंगे। इक्वेशन 2 होगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये तीनों की वैल्यू हम लोग किस में डालेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में अगर डालेंगे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आर इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 हो जाएगा। ठीक है, V अपॉन R2 हो जाएगा हमारा। अब देखिए V बाई आर एज इट इज इधर रहने देते हैं अगर हम लोग, तो V कॉमन लेंगे, फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा तो आप लोगों को कॉमन लेने में बहुत आसानी होगा, V से V कैंसिल आउट होगा, तो 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि कैसे रेसिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने देख लिया। इसमें भी आपको 5 मार्क्स में ही ये सब पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो यहाँ टेलीग्राम से जुड़िए और नोट्स ले जाइए। मैंने सारे नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, इतने इजी कि आप लोगों को बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम है, बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पढ़ लिया पूरे साल बुक, आप नोट्स पढ़िए और काम अपना कीजिए, मार्क्स लाइए। ठीक है, सुनो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब आप लोग मुझे यहाँ पे वीडियो पॉज करके कमेंट करके बताओ कि हमारे घर में जो है सीरीज में डोमेस्टिक वायरिंग की गई है या पैरेलल में की गई है, अभी बताओ फौरन, क्योंकि वीडियो एंड होने के बाद पूरा देखने के बाद अगर आप लोग बताओगे तो मैं आंसर तब तक बता दूंगा कि क्यों हम लोग करते हैं सीरीज में या पैरेलल में, हम लोग जिसमें भी क्यों करते हैं और किस में करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी के अभी बताओ। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। आई होप कि आप लोगों को यहाँ से आंसर मिल गया होगा इस पॉइंट से। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, क्या मतलब है कि हम लोग अपने घर की जो वायरिंग है वो सीरीज में क्यों नहीं करते हैं, सीरीज में नहीं करते हैं तो फिर किस में करते हैं, पैरेलल में करते हैं। ठीक है, आई होप सभी लोगों ने सही आंसर दिया होगा। हम लोग सीरीज में क्यों अपने घर की ये जो डोमेस्टिक वायरिंग है वो क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं रीजन। पहला क्या है, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज स्टॉप वर्किंग देन ऑल अदर अप्लायंसेज आल्सो स्टॉप वर्किंग। क्या मतलब हुआ कि एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल से सारे पॉइंट्स इजीली
ये होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। ये अगर हम लोग मान लेते हैं बल्ब है, ये फैन है, और ये क्या मान लेते हैं, एसी मान लेते हैं, लेट्स से, ठीक है। इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग देन ऑल अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग। अगर ये बल्ब किसी रीजन से अगर फ्यूज होता है, ठीक है, और यहाँ अगर ये सर्किट ब्रेक कर देता है तो ये करंट यहाँ इसमें नहीं फ्लो करेगा, करंट यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर भी जाता है, यहाँ पर सेम करंट जाता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सीरीज में सेम करंट जाता है। इसी कारण अगर ये बल्ब फ्यूज होता है तो यहाँ पर ये सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है फौरन। अब ब्रेक जैसे ही करेगा तो जाहिर है कि इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट किसी चीज को नहीं मिलेगी तो वो ग्लो नहीं करेगा, वो रन नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, आई होप कि ये आप लोगों का पॉइंट क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा था, ऑल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच सो दैट दे कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। अब देखिए सीरीज में सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, ये देखिए बल्ब है, फैन है, एसी है, तीनों आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। तो तीनों मतलब तीनों के लिए एक ही स्विच रहेगा, अलग अलग स्विच देना इम्पॉसिबल है। अब अगर आप लोग ठंडा के टाइम में या फिर रात के टाइम में अगर आप लोग सो रहे हैं तो बल्ब जाहिर है कि आप लोग नहीं जलाओगे, हमेशा फैन या ऐसे ही प्रेफर करोगे रात में जलाना। बल्ब बहुत कम ही लोगों को पसंद है रात में जला के सोने में, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होगा कि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी अगर सीरीज में ये कनेक्शन रहता है, क्योंकि सारे के स्विच एक ही हैं। अगर बल्ब अगर बल्ब आप अगर ऑफ करना चाहोगे तो इसमें क्या होगा कि आपका फैन भी ऑफ हो जाएगा, एसी भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आई होप दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर होगा। नो, तीसरा पॉइंट क्या है, ऑल अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई बिकॉज वोल्टेज इज शेयर्ड बाय ऑल, ठीक है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज सबसे शेयर हो जाएगा। अगर वी वोल्टेज दिया जा रहा है तो यहाँ पर V1 हो जाएगा, यहाँ पर V2 हो जाएगा, यहाँ पर V3 हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने मार्केट से या फिर कहीं पर भी अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदा होगा तो उसमें हमेशा एक वोल्टेज मेंशन रहता है कि इसमें इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कितने वोल्टेज की ज़रूरत है। ऑन एन एवरेज हमेशा देखा गया 220 वोल्टेज सब पर लिखा रहता। बहुत कम ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे कि एसी हो जाएगा या फिर हमारा रेफ्रिजरेटर हो जाता है, ठीक है, रूम हीटर होता है, उन सबको 230 240 ऐसे चाहिए होता है। बाकी मिनिमम तो सबको 220 वोल्ट चाहिए ही होता है, ठीक है, रन करने के लिए या ग्लो करने के लिए। तो इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, ऑल अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। तो जाहिर है कि यहाँ पर जैसे वोल्टेज शेयर हो जाएगा, जो पावर सप्लाई जितना वोल्टेज दे रहा है 220 वोल्ट, वो तो यहाँ पर सब में शेयर हो जाएगा। अगर 3 है तो 3 हमारा 220/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना वोल्टेज सबको मिलेगा 220/3। तीन अप्लायंसेज अगर यहाँ पर बल्ब फैन एसी है तो 3 अप्लायंसेज मिलेंगे, तो तीनों अप्लायंसेज को वोल्टेज अगर मिलेगा तो वो 220/3 मिलेगा और शेयर हो जाएगा सब में। तो सारे अप्लायंसेस सही से रन और ग्लो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या बोला, द ओवरऑल रेसिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट इंक्रीज टू मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। पावर सप्लाई एक हमें करंट एक इफिशियंसी एक मतलब एक लेवल पे ही हमें करंट सप्लाई करता है, पावर सप्लाई से हमें मिलता है करंट, ठीक है। उसमें क्या होता है ना कि अगर सारे सीरीज में अगर जुट जाएंगे, जितने भी रेसिस्टेंस अगर सीरीज में हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस है सब सीरीज में कनेक्ट होंगे ना, तो इतना ना रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, इतना इंक्रीज हो जाएगा कि वो क्या होगा कि पावर सप्लाई से जो हमें करंट मिल रहा है वो पूरा का पूरा लो हो जाएगा, और सारे के सारे जो है वोल्टेज वोल्टेज बोल रहा हूँ जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सही से रन नहीं करेंगे, ठीक है। इवन के करेंगे ही नहीं रन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ये हो जाएगा। क्योंकि मिनिमम एक रूम में ही अगर हम 3 BHK का भी अगर किसी का घर है तो उसमें भी एक रूम में मिनिमम 3 या 4 पॉइंट दे ही जाते हैं, ठीक है। बल्ब फैन एसी इन सबको अगर कंसिडर करेंगे हम लोग सिर्फ तब, ठीक है। आई होप कि डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट्स फॉर डोमेस्टिक वायरिंग का पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सुनो, मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। अब हम लोग देखेंगे कि पैरेलल सीरीज में हम लोग करते थे तो क्या डिसएडवांटेजेस था, तो पैरेलल में करेंगे तो हम लोग को क्या एडवांटेज है, ठीक है। सब वाइस वर्सा है, जितना डिसएडवांटेजेस है उसी सीरीज में करने का उसी का वाइस वर्सा है एडवांटेजेस में पैरेलल में करने का, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग क्या क्या है। पहला हमारा इफ वन अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। सारे के सारे एक अगर स्टॉप करता है तो बाकी के जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सारे के सारे इजिली ग्लो करेंगे और रन करेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग ये होता है। करंट यहाँ पे शेयर हो जाता है, वोल्टेज नहीं शेयर होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से करंट शेयर हो जाता है तो सभी को इंडिविजुअली करंट चाहिए। तो अगर एक करंट अगर नहीं ग्लो करवा रहा है किसी सर्किट के अप्लायंसेस को तो बाकी के जितने अप्लायंसेस हैं उन्हें ग्लो करवाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या बोला, ऑल अप्लायंसेस हैव इंडिविजुअली स्विच दैट्स व्हाई इजी टू टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। इसमें क्या बोल रहा है,
जितने भी अप्लायंसेस हैं सभी के स्विच अलग अलग होंगे, तो इसलिए हम लोग सभी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, ईच अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि जितने भी वोल्टेज हैं यहाँ पे शेयर नहीं होते वोल्टेज, सबको इक्वली वोल्टेज मिलता है। इक्वली वोल्टेज मतलब क्या, 220 वोल्ट ही मिलता है, यहाँ पे वोल्टेज शेयर नहीं होता है, तो पावर सप्लाई से जो हमें मिलता है 220 वोल्ट वही सभी को जाते ही हैं, जितने अप्लायंसेस हैं सभी को 220 वोल्ट आराम से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे अप्लायंसेस सही से ग्लो और रन करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। अब इतने सारे रेसिस्टेंस बढ़ जाते हैं, इतने भी बढ़ जाते हैं कि मतलब वो क्या करता है ना कि ओवरऑल जो रेसिस्टेंस है ना उसे रिड्यूस कर देता है, क्योंकि सारे के सारे रेसिप्रोकल में है ना, इसी वजह से क्या होता है ना कि मतलब जितने भी रेसिस्टेंस है वो सारे के सारे ओवरऑल हाउस होल्ड सर्किट का जो रेसिस्टेंस है उसे रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से पावर सप्लाई से जो हमें करंट मिलता है वो हाई हो जाता है, ठीक है। आई होप सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब आप लोगों को ये जितने भी पॉइंट एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो आप लोग अपने इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ मुझे, मैं वहाँ डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और नोट्स तो आप लोग ले ही लो, टेलीग्राम ग्रुप से आके ज्वाइन करो हमारे और नोट्स ले जाओ। लास्ट टाइम है, अभी बैठ के अपने नोट्स मत बनाना, ठीक है। खामखा टाइम बर्बाद होगा, अभी सिर्फ पढ़ो, अभी नोट्स बनाने में उतना टाइम मत वेस्ट करो अपना, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, सी यू सून, बाय।